नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्टालिन सरकार को मद्रास हाईकोर्ट से तगड़ा झटका। थिरुपरन कुंडरम पहाड़ियों के शीर्ष पर दरगाह के पास ही जलेगा दिया। अदालत। बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया हिंदुओं की जीत। तमिलनाडु सरकार को दीपम विवाद में झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट मदुरई बेंच ने मंगलवार 6 जनवरी को सिंगल जज बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मदुरई की तिरुपरन कुंडरम पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाने का निर्देश दिया गया था, जो कि एक दरगाह के पास मौजूद है। तमिलनाडु का दीपम विवाद लंबे समय से सुर्खियों में है। राज्य सरकार का तर्क था कि दीपक जलाने की अनुमति देने से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है, लेकिन अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी अशांति तभी हो सकती है यदि राज्य खुद ही से प्रायोजित करे। उसने कहा कि उम्मीद है कि कोई राज्य राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस स्तर तक नहीं गिरेगा। बता दें कि तमिलनाडु में राज्य विधानसभा चुनाव इसी साल हैं। बीजेपी और आरएसएस के संगठनों ने इस विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। फिर कोर्ट में याचिका दायर की गई। तमिलनाडु सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इसलिए वो हिंदू संगठनों को दीपक जलाने से रोक रही थी, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने इसे हिंदुओं की जीत बताया है। जेएनयू कैंपस में उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी। मामले की जांच करने दिल्ली पुलिस जेएनयू परिसर पहुंची। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए नारे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में सोमवार देर रात को छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाए। यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज करने के फैसले के बाद हुआ। जेएनयू में इस तरह के प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन एबीवीपी को इस पर आपत्ति रहती है। उसने कहा है कि वो रात हुए प्रदर्शनों की पुलिस में शिकायत करेगा। बीजेपी के तमाम नेताओं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू को फौरन देश विरोधियों का अड्डा घोषित कर दिया। इस मामले की जांच करने दिल्ली पुलिस जेएनयू परिसर पहुंच गई है। हालांकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। बीजेपी इसे राष्ट्र विरोधी बता रही है, जबकि अन्य इसे असंतोष की अभिव्यक्ति मान रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा का बयान। बोली, विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे, किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं है। सूत्रों के अनुसार जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर देर रात को आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ छात्रों ने नारे लगाए जिनमें प्रधानमंत्री के मोदी के नाम का जिक्र किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कई आपत्तिजनक नारों का जिक्र है। बीजेपी कह रही है कि यह धमकी है। वहीं जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि छात्र 5 जनवरी 2020 को परिसर में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए हर साल विरोध प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं है। वे किसी को टारगेट करते हुए नहीं थे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जेएनयू में लगाए गए नारे यह संकेत देते हैं कि ये लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी शहरी नक्सली गिरोह का हिस्सा हैं। शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से यह टुकड़े टुकड़े का तंत्र उथल पुथल में है। ये हरकतें असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाती हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखने वालों को भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी अदालती फैसले के खिलाफ विरोध करने का अधिकार सभी को है। संदीप दीक्षित। हालांकि इस तरह के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। सीपीआईएम नेता। उन्हें यानी बीजेपी को देखना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इमरान मसूद। जेएनयू में लगे नारों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि किसी भी अदालती फैसले के खिलाफ विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कब्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल स्वीकार्य है। ये छात्र हैं, उन्हें विरोध करने का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि जिन 2 लोगों को जमानत नहीं मिली उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। बड़ी संख्या में अन्य लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग आपत्तिजनक है। वहीं सीपीआईएम नेता हन्नान मोहल्ला ने कहा कि इस तरह के नारे पिछले 50 वर्षों में देश में 100 बार लगाए गए हैं। हालांकि इस तरह के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। नारे लगाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये लोग यानी भाजपा खुद ही ये सब करवाते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम पिछले 5 सालों से जेल में हैं और उनकी जमानत भी खारिज हो चुकी है। उन्हें यानी बीजेपी को देखना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बीजेपी के आईटी सेल द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप्स से हो रहा एसआईआर, ममता बनर्जी का आरोप।
एसआईआर में योग्य मतदाताओं को मृत दिखाया जा रहा, ममता बनर्जी। डेरेक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय चुनाव आयोग राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के लिए बीजेपी के आईटी सेल द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। गंगा सागर मेले की तैयारियों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में योग्य वोटरों को मृत दिखाया जा रहा है और बुजुर्ग व बीमार लोगों को जबरन सुनवाई में बुलवाया जा रहा है। उन्होंने इसे अवैध और अलोकतांत्रिक बताया। मामले को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर से असली वोटरों को भारी परेशानी हो रही है। ममता ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है और पहले ही अदालत जाने की बात कह चुकी हैं। रूसी तेल की डिलीवरी के दावे को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया खारिज। सफाई में कहा कि रूसी तेल के जहाज जामनगर की ओर बढ़ रहे वाली रिपोर्ट गलत। कहा पिछले 3 हफ्तों से जामनगर रिफाइनरी को रूस से एक भी तेल का जहाज नहीं मिला। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी जनवरी 2026 में रूस से कोई भी कच्चा तेल नहीं खरीदेगी। कंपनी ने साफ किया है कि पिछले 3 हफ्तों से जामनगर रिफाइनरी को रूस से एक भी तेल का जहाज नहीं मिला और आने वाले महीने में भी कोई सप्लाई नहीं होने वाली है। रिलायंस ने यह बयान एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में दिया जिसमें दावा किया गया था कि रूसी तेल के जहाज जामनगर की ओर बढ़ रहे हैं। कंपनी ने इस खबर को पूरी तरह गलत बताया। रिलायंस इससे पहले 20 नवंबर 2025 को ही अपने रूसी तेल का आयात रोकने का ऐलान कर चुकी थी। रिलायंस की सफाई में सवाल, क्या रूस से तेल खरीदना अपराध? तंज कसे जा रहे, ट्रंप जी में नहीं तेल खरीदियो। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कहा था कि भारत ने रूस से तेल कम खरीदा क्योंकि मुझे खुश कर सके। रिलायंस की सफाई में सवाल उठाए जा रहे हैं। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा का कहना है कि रिलायंस ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने हाल ही में रूस से तेल खरीदा है। लेकिन रिलायंस इस तरह खंडन क्यों कर रहा है कि मानो रूस से तेल खरीदना अपराध हो? क्या अमेरिकी दबाव का असर है? पत्रकार राकेश पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप जी, मैंने नहीं तेल खरीदियो। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लिखित बयान में बताया है कि उसने रूस से तेल नहीं खरीदा है। आखिर ट्रंप जी को खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। बता दें कि रिलायंस का यह बयान ऐसे समय आया है जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत हाल के महीनों में रूस से तेल की खरीद कम कर रहा है ताकि मुझे खुश कर सके और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर सके। आईपीएल 2026 में मुस्तफिजुर को रिलीज करने पर विवाद। बांग्लादेश ने रोका प्रसारण, बढ़ा भारत से तनाव। बीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से बाहर कराने की मांग की। आईपीएल 2026 से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के बीसीसीआई के फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला बीसीसीआई के शीर्ष स्तर पर लिया गया, जिसमें न तो बोर्ड के सदस्यों और न ही आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से कोई चर्चा की गई। मुस्तफिजुर को दिसंबर 2025 की नीलामी में केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था और वह इस सीजन के इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी थे। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की खबरों के बाद उनके खिलाफ विरोध हुआ। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने केकेआर को रिलीज का निर्देश देने की पुष्टि की, जिसके बाद मुस्तफिजुर को टीम से रिलीज कर दिया गया। वहीं इस फैसले से नाराज होकर बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण रोक दिया और बीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से बाहर कराने की मांग की है। यह मामला क्रिकेट से आगे कूटनीतिक तनाव का रूप ले चुका है। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की मांग तेज। उत्तराखंड में कई जगह विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने सीबीआई जांच और वीआईपी गिरफ्तारी का दबाव बढ़ाया। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच और कथित वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को उत्तराखंड में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए थे। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि हम अंकिता भंडारी हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या से पूरा देश सदमे और गुस्से में है। इस जघन्य अपराध ने भाजपा का असली चेहरा उजागर कर दिया है। रिसोर्ट में काम करने वाली युवा महिला अंकिता पर विशेष सेवाएं देने का दबाव बनाया गया था। जब उसने इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई और शव को नहर में फेंक दिया गया। कांग्रेस ने लिखा कि न्याय सुनिश्चित करने की बजाय राज्य और केंद्र की भाजपा सरकारें दोषियों को बचाने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से बच रही हैं। कांग्रेस पार्टी अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करती है।
बता दें कि उत्तराखंड के वंतारा रिजॉर्ट के रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय अंकिता की सितंबर 2022 में हत्या हुई थी। शव चिला नहर से मिला। पुलिस के अनुसार रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या समेत 3 पर अनैतिक दबाव का आरोप है। नेपाल के बीरगंज में टिकटॉक वीडियो से बवाल, धार्मिक वीडियो विवाद, कई इलाकों में कर्फ्यू लागू। टिकटॉक वीडियो से भड़का सांप्रदायिक तनाव। भारतीय राज्य बिहार की सीमा के पास स्थित नेपाल के बीरगंज शहर में एक टिकटॉक वीडियो को लेकर तनाव भड़क गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। एएनआई के मुताबिक पहले कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लगाई गई थी, लेकिन आदेश टूटने और प्रदर्शन बढ़ने पर सोमवार शाम से कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसे मंगलवार तक कई बार बढ़ाया गया। कर्फ्यू बस पार्क, नगवा, इनरवा, सिरसिया नदी, गंडक चौक और शंकराचार्य गेट के बीच के इलाकों में लागू है। प्रशासन ने बिना अनुमति बाहर निकलने पर सख्ती की चेतावनी दी है। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जरूरी सेवाओं को छूट है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को नेपाल के पीरगंज में स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब टिकटॉक पर धार्मिक रूप से लक्षित टिप्पणियों के कारण धनुषा की कमला नगर पालिका के 2 समूहों के बीच विवाद बढ़ा। विवाद तब शुरू हुआ जब हैदर अंसारी और अमानत अंसारी नाम के 2 युवकों ने कथित तौर पर धनुषा के जनकपुर में टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड किया। स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर दावा किया है कि वीडियो से धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि तनाव यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि कमला नगर पालिका के वार्ड 6 में एक मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद यह और बढ़ गया। लोग तोड़फोड़ के विरोध में सड़कों पर उतर आए और रविवार से बीरगंज और उसके आसपास रैलियां की, टायर जलाए और नारे लगाए। तमिलनाडु चुनाव से पहले डीएमके पर कांग्रेस का दबाव, कांग्रेस की 40 सीटों और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग। रिपोर्ट, कांग्रेस डीएमके में सीटों को लेकर तकरार, विजय की टीवीके से गठबंधन की अटकलें तेज। तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दबाव तेज कर दिया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अंदरूनी तौर पर 40 सीटों का लक्ष्य मान रही है, जबकि डीएमके करीब 32 सीटें देने को तैयार है। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी मांग घटाकर 38 सीटें कर दी हैं। साथ ही तमिलनाडु कांग्रेस नेतृत्व अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ संभावित गठबंधन के लिए राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा है कि पार्टी न सिर्फ ज्यादा सीटें चाहती है, बल्कि सरकार बनने पर सत्ता में हिस्सेदारी भी चाहती है। वहीं टीवीके ने कांग्रेस को स्वाभाविक सहयोगी बताया है और उसके नेताओं ने गठबंधन पर अंतिम फैसला विजय की सलाह से लेने की बात कही है। ईरान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी, 250 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन, 35 की मौत। ईरान में अशांति के बीच सामने आ रहे कई चौंकाने वाले दावे। ईरान में बढ़ती महंगाई और रियाल की गिरती कीमत के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो अब 31 में से 27 प्रांतों की 250 से ज्यादा जगहों तक फैल चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इन प्रदर्शनों में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है और 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और इसराइल ईरान की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और संभावित दखल के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इस्राएली एजेंसी मोसाद ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पोस्ट किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि आयतुल्ला अली खामेनेई के पास देश छोड़ने का एक बैकअप प्लान है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.